हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी मानिधि और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। इस चैप्टर की लास्ट की 2 वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं सोशलिज्म इन यूरोप, जो आपके चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है था कि ये जो चैप्टर है हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे। 1 पार्ट जैसे सोशलिज्म इन यूरोप और जो सेकंड पार्ट होगा रशियन रेवोल्यूशन। तो सोशलिज्म इन यूरोप हम लास्ट की 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि रशियन रेवोल्यूशन क्या था। अब देखिए, रशियन रेवोल्यूशन मेनली कहाँ हुआ, मैंने आपको बिगनिंग में ही बता दिया था। रशियन रेवोल्यूशन रशिया में हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि रशियन एम्पायर जो था वो कैसा था, जहाँ पे ये रेवोल्यूशन हुआ वहाँ कौन सी चीज़ें या कौन सी सिचुएशन ऐसी थी जिसकी वजह से रशियन रेवोल्यूशन हुआ। देखो, रशिया में क्या था, ज़ार निकोलस सेकेंड रूल कर रहा था और रशियन एम्पायर जो, ये देखिए, ये जो इतना बड़ा जो रशिया है, ये जो आपको दिख रहा है और साथ में ये जो इसके साथ लगती हुई कंट्रीज़ हैं जैसे एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, ये सभी जो कंट्रीज़ हैं ये भी इसके साथ रशिया में उस टाइम पे आती थी और इतना बड़ा रशियन एम्पायर था जहाँ ज़ार निकोलस सेकेंड रूल करता था, ठीक है। ये देखिए, The Russian Empire included current-day Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, parts of Poland, Ukraine, Belarus, Central Asian states, Georgia, Armenia, Azerbaijan and the territory outside Moscow। यानी इतना बड़ा रशियन जो एम्पायर था उस पर कौन अकेला रूल कर रहा था, ज़ार निकोलस सेकेंड, ठीक है। और जो मेजॉरिटी रिलीजन था वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। यहाँ पे देखिए, मेजॉरिटी रिलीजन क्यों बोला गया है, क्योंकि रशिया में दूसरे रिलीजन भी लोग प्रैक्टिस करते थे। रशिया ने दूसरे रिलीजन को भी टॉलरेट किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी थी जिस रिलीजन की वो था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। तो आपको यहाँ पे समझ आ गया है कि ये जो इतना बड़ा रशिया है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो रशियन एम्पायर है, इस पे ज़ार निकोलस सेकेंड रूल कर रहा था और वो एक मोनार्क था, डेमोक्रेट नहीं था, ठीक है। वो अपने हिसाब से ही चीज़ें करता था, उसके अपने रूल्स होते थे जो पूरे रशिया में फॉलो होते थे, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं आगे इकॉनमी एंड सोसाइटी की, रशिया की इकॉनमी और सोसाइटी कैसी थी, ठीक है, कि किस चीज़ों से लोग परेशान थे और क्या वहाँ पे हो रहा था। देखिए, अबाउट 85% जो रशियन पॉपुलेशन थी वो प्रैक्टिस करती थी एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर बेस्ड थे, ठीक है। रशियन पॉपुलेशन किस पर डिपेंड कर रही थी, 85% एग्रीकल्चर पे, ठीक है, कि भी एग्रीकल्चर वर्क वो लोग करते हैं। कल्टीवेटर्स थे जो प्रोड्यूस करते थे अपने लिए भी और मार्केट के लिए भी, अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए भी और मार्केट्स के लिए भी वो प्रोडक्शन करते थे। और जो इंडस्ट्रीज़ थी वो बहुत कम थी, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में ही जो मेनली इंडस्ट्रियल एरियाज़ थे। अब 1890 में क्या हुआ है, 1890s में, कि बहुत सारी फैक्ट्रीज सेटअप हुई हैं जिससे रशियन रेलवे नेटवर्क जो एक्सटेंड हुआ, ठीक है। बहुत सारी फैक्ट्रीज सेटअप हुई, रशियन रेलवे नेटवर्क एक्सटेंड हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा इंडस्ट्रीज़ में, कोल प्रोडक्शन 2 गुना हो गया, आयरन एंड स्टील 4 गुना हो गया, मतलब कोल एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट जो है इनका प्रोडक्शन भी बढ़ा। गवर्नमेंट जो है वो लार्ज फैक्ट्रीज़ को सुपरवाइज करती थी और इंश्योर करती थी कि मिनिमम वेजेस मिले, लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क हो। देखो, अब आपको यहाँ लग रहा होगा कि ठीक है, वो इंश्योर करती थी मिनिमम वेजेस को, लिमिटेड आवर्स देखती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही कम आप कह सकते हैं उनका होल्ड था और वो इतना अच्छे से सुपरविज़न नहीं करती थी। वर्किंग आवर्स जो क्राफ्ट यूनिट के थे, जो स्मॉल वर्कर्स थे, वो 15 आवर्स थे। फैक्ट्री की 10 to 12, यानी कि फैक्ट्री वर्कर्स 10 to 12 आवर्स वर्क करते थे। क्राफ्ट यूनिट स्मॉल वर्कशॉप 15 आवर्स वर्क करते थे। विमेन जो 31% जो फैक्ट्री में वर्क करती थी बाय 1914 तक, उनको बहुत ही कम वेजेस मिलता था, ठीक है, कि जितना मेन को मिलता था वो बहुत ही कम था। दे वर पेड बिटवीन हाफ एंड 3/4 ऑफ अ मेन वेजेस, यानी कि जो मेन का वेजेस है उसे देख लो कितना कम मिल रहा है, हाफ मिल रहा है और 3/4 मिल रहा है। वर्कर्स की एसोसिएशन बनने लगी जो कि हेल्प करते थे अपने मेंबर्स के फाइनेंशियली हार्डशिप पे, अनएम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। 1896 से 1897 तक वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब देखिए, इतना सब कुछ हो रहा है, वर्किंग आवर्स बढ़ रहे हैं, वेजेस कम मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली जो एसोसिएशंस थी वो बनने लग गई और जो वर्कर्स थे वो फाइनली टेक्सटाइल इंडस्ट्री के स्ट्राइक पे चले गए। इधर से जो मेटल इंडस्ट्री के वर्कर्स थे वो भी स्ट्राइक पे चले गए। क्राउन और ऑर्थोडॉक्स चर्च जो थे
ऑन लार्ज प्रॉपर्टीज़। उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी जो पेजेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं करते थे इस तरह से नोबेलिटी को। नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज टू द जार। जो नोबल्स थे अब उनको क्या है, उनकी पावर बढ़ रही थी, उनका पोजीशन बढ़ रहा था, जिससे पेजेंट्स उस चीज़ को बिल्कुल लाइक नहीं कर रहे थे। ये हमने देखा भी था कि जो कॉमन पीपल थे वो काफ़ी उनको सप्रेस किया जाता था। 1902 से 1905 इन रशिया पेजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स to be given to them. They refused to pay the rent and also murdered the landlords। कि 1902 से 1905 तक क्या है कि रशिया में जो है जो पेजेंट्स हैं वो क्या चाहते थे, नोबल्स की लैंड उन्हें मिल जाए, उनकी लैंड उन्हें दी जाए, और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था रेंट को पे करने से। ऑल्सो दे मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स का भी मर्डर किया। पेजेंट्स इन रशिया पुल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियोडिकली। कि जो रशिया में देखो क्या करते थे पेजेंट्स, कि वहाँ पे क्या करते थे, पुल देयर लैंड टुगेदर पीरियोडिकली, कि वो एक साथ जो थे कल्टीवेशन करते थे, लैंड को पुल करते थे, और जो भी प्रोडक्शन होता था वो सब में अपने कम्युनियन की मीर में डिवाइड कर लेते थे अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल फैमिली की नीड्स के अकॉर्डिंग। तो अब तक देखो बेटा मैंने आपको बताया है कि रशिया में ज़ार निकोला सेकंड रूल कर रहा था, इतना बड़ा एम्पायर था जिस पे वो अकेला रूल कर रहा था, मोनार्क था। और इकॉनमी और सोसाइटी, यानी कि उनकी इकॉनमी जो थी और सोसाइटी कैसी थी कि इकॉनमी में जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था, वर्कर्स को कोई बेनिफिट नहीं था। सोसाइटी में भी नोबल्स थे, वो ज़्यादा पावर में थे, पोजीशन उनकी अच्छी थी क्योंकि वो ज़ार निकोलस के काफ़ी क्लोज थे। पेजेंट्स की जो कंडीशंस थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो ये भी एक रीज़न रहा रशियन रेवोल्यूशन जो हुआ है, ठीक है, इसके पीछे। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो इसका आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी आप इसी को समझिए अच्छे से, ओके। नेक्स्ट जो इसके पार्ट्स आएंगे वो अब मैं आपको कमिंग वीडियो में समझाऊंगी। ओके बेटा।